बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, रमज़ान से तकरीबन 1 महीना पहले हमने एक चैलेंज स्टार्ट किया था और उस चैलेंज में हमने अपने साथ ये वादा किया था कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करेंगे और उसको पहले हम 10 मिनट से स्टार्ट लेकर फिर उसको आधे घंटे 1 घंटे तक लेके जाएंगे और हमने साथ में ठंडा पानी ना पीने का भी ख़ुद से वादा किया था। तो एटलीस्ट जो मेरा अपना BMI है वो तो 31 से 30 पर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अपना तो अच्छा खासा वेट इस दौरान रिड्यूस हो गया है। आपका कितना वेट रिड्यूस हुआ है? जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया कमेंट करके मुझे बताएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रमज़ान के महीने में जो कि एक बहुत ही बड़ा बाबरकत महीना होता है और आम तौर पर ये ख़्याल किया जाता है कि रमज़ान के महीने में हमें वज़न कम करने में आसानी होगी, लेकिन देखा ये गया है कि रमज़ान के महीने में हमेशा हर किसी का ही वज़न बढ़ता रहा है। इवन कि मेरा अपना भी पिछले 2-4 सालों में मैं अगर एनालिसिस करूं तो हर रमज़ान में मेरा अपना वज़न भी बढ़ता ही रहा है। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न हर रमज़ान में बढ़ जाता है। अब हम सोच रहे होते हैं कि हम तो रमज़ान में कुछ खा भी नहीं रहे और उसके बावजूद हमारा वज़न भी बढ़ रहा है। असल में होता ये नहीं है, हम खा रहे होते हैं और गलत खा रहे होते हैं। और आम तौर पर चूँकि हम ये समझते हैं कि हम रमज़ान में सारा दिन भूखा रहते हैं तो इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, और सहरी में अगर देखा जाए तो इसलिए ज़्यादा खा रहे होते हैं कि हमने सारा दिन भूखा रहना है, और अफ्तारी में अगर हम ज़्यादा खा रहे होते तो उसके पीछे हम सोचते हैं कि हम सारा दिन भूखा रहे हैं। लेकिन इस रमज़ान अगर हम ख़ुद से वादा करें और ख़ुद से अहद करें कि हमने इबादत के साथ साथ इस रमज़ान में अपना वज़न भी कम करना है, तो मैं समझता हूँ कि हम आम तौर पर आम रूटीन में जो 1 महीने में अपना मुश्किल से 4-5 किलो वज़न कम करते हैं एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके, वो हम रमज़ान में आसानी के साथ 7 से 8 किलो वज़न अपना कम कर लेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारी सेहत है इसका एक राज ये भी है कि हमारा वज़न ज़्यादा ना हो, यानी कि सेहतमंद होने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा वज़न कम हो। अब हम सहरी में मुर्गन खाने खा रहे होते हैं, हम सहरी में पराठे खा रहे होते हैं, और अफ्तारी में भी हम समोसे, पकोड़े और बिरयानी और इस तरह की चीज़ें जो है हम खा रहे होते हैं, और कभी कभार तो हम समोसे पकोड़ों से ज़्यादा ही कुछ मुर्गन चीज़ें खा लेते हैं। और उसके साथ साथ फिर हम जब तरावी पढ़ लेते हैं तो तरावी के बाद भी हम कुछ ना कुछ खाते हैं, और कुछ लोगों को तो देखा गया है कि वो रमज़ान में 4 मरतबा खाना खा रहे होते हैं, यानी उनका जो मील है वो 4 टाइम पर मुश्तमिल होता है। हम स्किप तो सिर्फ दोपहर का खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दोपहर का जो खाना हम स्किप कर रहे होते हैं उसके बदले में हम और बहुत सारा खाना अपनी लाइफ में ऐड कर रहे होते हैं। अब हम करें क्या कि हमारा जो वज़न है वो भी कंट्रोल हो और बल्कि कम हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सहर और अफ्तार में खाने की रूटीन को कंट्रोल करें, और सहरी में सबसे जो अच्छा खाना है वो दही है, यानी आप सादा रोटी के साथ दही खाएं और उसके साथ आप सहरी करें। पराठा जो है उसको बिल्कुल आप तर्क कर दें, पराठा बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जो घी है वही हमारी सेहत का और हमारे मोटापे का राज भी होता है। सेहत से मुराद जो मैं इस वक्त अनहेल्दी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग जो मोटे होते हैं वो सहरी में बाकायदा देसी घी भी खा रहे होते हैं। अब उनकी ख्वाहिश तो होती है कि उनका वज़न कम हो, लेकिन जब तक हम किसी भी किस्म का घी खाते रहेंगे तो हमारा वज़न कम नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त वो ये है कि आप सहरी में बिल्कुल सादा खाना खाएं, और सादा खाने में आप जो है रोटी और दही जो है वो इस्तेमाल करें। अब अगर रोटी और दही आप नहीं खा सकते किसी वजह से, तो बिल्कुल सादा सालन जो घर में रूटीन के मुताबिक बनता है आप उसके साथ भी सहरी कर सकते हैं। अब अफ्तार की क्या रूटीन होनी चाहिए हमारी? अफ्तार में हम खजूर जो है वो खाएं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम खजूर सिर्फ़ चखते हैं और उसके बाद लपट जाते हैं बिरयानी के ऊपर और समोसे पकोड़े के ऊपर और शरबत के ऊपर। तो हम अगर ज़्यादा खजूरें खा सकें, अगर हमारी गुंजाइश हो, तो हम 4-5 खजूरें कम अज़ कम जो है वो अफ्तार में खा लिया करें। इसके साथ हम शरबत का बिल्कुल जो है वो तर्क करें। जितनी भी ये हमारी
ڈرنکس ہوتی ہیں جو ہم اپنے گھر میں شربتیں بناتے ہیں، ان سب کے اندر ہم ریفائنڈ شوگر ایڈ کرتے ہیں اور وہ ہماری صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم جو جتنی ساری یہ مشروب ہیں جن کے اندر خاص طور پہ چینی کا استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی افطاری سے بالکل بھی سکپ کر دیں۔ فروٹ اگر ہم خرید سکیں تو فروٹ ہم افطاری میں لازمی طور پر کھائیں، لیکن اگر فروٹ خریدنے کی کسی کی وسعت نہ ہو، کوئی فروٹ خریدنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ جو روزانہ کی بنیاد پر جو کھانا کھایا جاتا ہے روٹی اور سالن، تو کھجور کھانے کے بعد کچھ تھوڑا سا پانی پئیں اور اس کے ساتھ پھر آپ روٹی سالن کے ساتھ افطاری کریں، اور وہی آپ کی افطاری ہونی چاہیے۔ اب پانی بھی ہم جو ہے وہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے رمضان میں پیاس لگی ہوتی ہے، دل تو کرتا ہے کہ ہم بہت ٹھنڈا پانی پئیں، لیکن ہماری کوشش ہو کہ ہم پانی تھوڑا سا کم ٹھنڈا پئیں، یعنی اتنا ٹھنڈا ہو کہ بس صرف ہمارے دل کو ہی تسلی ہو، باقی ہم ٹھنڈا پانی بھی خاص طور پر افطار کے وقت پینا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جی ہماری روٹین ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، اور اگر ہمیں بھوک لگی ہو تو ہلکا پھلکا ہم اگر دودھ ہو تو دودھ پی لیں، ورنہ ہم جو ہے وہ ہلکا پھلکا بہت ہی لائٹ سی کوئی چیز ہم کھا لیں تاکہ ہمارا پیٹ نہ بھرے۔ اور دوسری اہم چیز جو کھانے پینے کے علاوہ رمضان میں جو نوٹ کی گئی ہے اور جس کی وجہ سے رمضان میں وزن بڑھتا ہے، وہ ہوتی ہے نیند۔ اب ہماری جو نیند ہے وہ رمضان میں کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب جو ہماری ڈسٹرب نیند ہوتی ہے، اس نیند کو لوگ پورا کرنے کے لیے کسی بھی ٹائم سو جاتے ہیں، خاص طور پر سحری کرنے کے فوراً بعد۔ تو سحری کرنے کے فوراً بعد سونا اپنی صحت کے ساتھ انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا جو معدہ ہے وہ بہت بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے سحری کی ہوتی ہے، اور سحری کے بعد جب ہم سوئیں گے تو ہمارا معدہ جو ہے وہ خوب بھرا ہوگا۔ تو ایسی کنڈیشن میں ہم سحری کرنے کے بعد کم از کم بھی 2 گھنٹے کا ہمارا وقفہ ہو، ہم نے جو سحری کھائی ہے اور اس سے لے کر ہمارے سونے تک کم از کم 2 گھنٹے کا جو ہے وہ وقفہ لازمی ہو۔ اور اس دوران ہم ظاہر سی بات ہے ہم کریں کیا، تو ہم تلاوت کریں، ہم کچھ سبق پڑھیں، ہم جو ہے اپنی جو ہماری دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی آن لائن ورکنگ کرتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے اس دوران، تاکہ کم از کم 2 گھنٹے کا ٹائم آپ کے معدے کو مل جائے۔ اب تیسری اہم چیز جو ہے وہ ورزش ہے، چونکہ ہم بغیر رمضان کے تو کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم بالکل ورزش چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم ایکسٹرا نہیں کھا رہے ہوتے تو ہمیں ورزش کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم رمضان میں افطار سے پہلے ہلکی پھلکی 10-15 منٹ کی ورزش کر لیں، تھوڑی واک کر لیں، جوگنگ کر لیں، تو ہمارا وزن جو ہے وہ ایک دم سے ریڈیوس ہونا شروع ہوگا، اور پورا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمارا بہت ہی پرسکون گزرے گا۔ یہ جب روٹین ہم اپنائیں گے تو اس روٹین کا نہ صرف ہماری صحت کو فائدہ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو رمضان کی جو برکتیں ہیں ان کو بھی ہم سمیٹ سکیں گے، چونکہ ہمیں سستی نہیں ہوگی۔